इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। चैनल शुरू करने से पहले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एपिसोड को शेयर करें। राइट। तो अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुई, तो उसका टेक अवे क्या है इन्वेस्टर्स को? क्योंकि एक तरफ एआई की इतनी बातचीत चल रही है, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो आईटी के स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं और आगे भी लोगों का पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। तो इन्वेस्टर इसको कैसे डीकोड करें? इन्वेस्टर ऐसे डिकोड करे कि एआई इम्पैक्ट समिट है, बड़े बड़े लीडर्स आए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आए बाहर के, वो मिल रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज़ के साथ में कुछ टाई अप या तो हो चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। अभी चूँकि म्यूचुअल ग्लोब का चैनल है तो इन्वेस्टर के एंगल से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्योर अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी के एंगल से बात करूं तो आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से इंडियन की आईटी के शेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिस तरह से उनका फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। देखिए, एआई में जिस तरह से यूएस ने लीड ले रखा है, हम तो उनके लिए काम करते हैं। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री थी, हम उनके लिए काम करते थे। चीज़ें उन्होंने क्रिएट की थी, हम उनके लिए काम करते थे, पैसे कमाते थे। वो एक बहुत बढ़िया पीरियड था इन्वेस्टर के लिए भी, उन कंपनीज़ के लिए भी। लेकिन जैसे अभी कई जो बड़े बड़े जैसे इंडियन बिलियनर इन्वेस्टर हैं, विनोद खोसला साहब और बहुत लोगों ने अपने पॉडकास्ट में अदरवाइज़ कहा कि वो एक पीरियड था, वो पीरियड अब ख़त्म सा हो रहा है। क्योंकि जितना भी एटलीस्ट जॉब वर्क करते थे, बीपीओ करते थे, आज 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो ड्रास्टिकली कम होता चला जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा भी हम लोगों ने देखा जब एंथ्रोपिक ने अपना वो एआई एजेंट लॉन्च कर दिया कि भाई वो तो सॉफ्टवेयर वालों का ही जो है कोडिंग का ही काम ड्रास्टिकली कम कर देगा। और ये होगा। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को अब बहुत समझने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत तगड़ी हिट आ ही रही है और आगे और आएगी, कोई हल नहीं है, ये ध्यान करें। अब आपको उसमें शेयर में बना रहना नहीं रहना वो आपकी मर्जी है। हम तो चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी उसी तरीके से जॉब पा रही थी इंडियन आईटी कंपनीज में। अगर उनकी जॉब पे खतरा आएगा तो केवल आईटी के शेयर्स पे ही नहीं नुकसान हुआ, उसके बाद जो वो बाइक खरीदते थे, जो कार खरीदते थे, उस इंडस्ट्री पर भी आएगा। जो वो फ्लैट्स खरीदते थे उस पर भी आएगा। तो इसका आगे पीछे इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे भी एडवर्स आएगा, ऑटो पे भी एडवर्स आएगा, और जहाँ जहाँ वो जो क्लास है एम्प्लॉइज़ का, जहाँ वो स्पेंडिंग करता था, नेचुरल सी बात है उस पर आएगा। तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है, क्लियर कट। टेक पर बहुत काम हो रहा है, एआई पे बहुत काम हो रहा है। इंडिया में? बाहर। तो जो नाम आप सुनते हैं, अभी हम उतनी ही बात करें, बहुत हम अंदर नहीं जाएं, तो आप चैट जीपीटी सुनते हैं और उसके फिर 1 2 3 4 5 सुनते हैं, आप ग्रॉक सुनते हैं, ये सब LLM हुए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप एंथ्रोपिक अभी एकदम से आपने सुनना शुरू कर दिया है, क्लाउड सुनना शुरू कर दिया है, ओपस 4.6 सुनना शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें जहाँ एक तरफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए नुकसान का सबब है, कारण है, वही वो अपने आप में बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसके वैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन एआई एक ऐसी इंडस्ट्री आ रही है जिसके बारे में आज आप जो सोचते हैं और कल आपकी धारणा चेंज हो जाती है, क्योंकि कल कुछ नया डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं भाई इतने बिलियन, सैकड़ों बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिटर्न तो इतना सा आ रहा है, ROI कितना आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हो सकता है उसमें किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 90% काम हो चुका है। तो शेयर मार्केट तो फ्यूचरिस्टिक चलता है ना, 1 साल के अंदर में पता नहीं कितना काम होके
क्या आ जाए। तो इसलिए उन कंपनीज पे नज़र रखें, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें वो आप सोचें, लेकिन वो फ्यूचर तो दिख रहा है। अब किस प्राइस पे आप इन्वेस्ट करें नहीं करें वो ऑडियंस देखे। जब उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, जीपीटी की बात कर लें या क्लाउड की बात कर लें, क्रिएट उन्होंने किया है। हम क्या हैं, इंडियन या और जो भी इस तरह की कंट्रीज हैं, हम यूज़र हैं उस डेटा के, उस फैसिलिटी के यूज़र हैं। कुछ हम फ्री में यूज़ करते हैं, कुछ का सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन किसके पास जाता है? उन कंपनियों के पास जाता है। प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? उनका बढ़ेगा। हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी रिसर्च में, कुछ और चीज़ों में, वो तो अलग बात हो गई। भाई पहले आप साइकिल पे चलते थे, आप बाइक पे चलते हैं, उसी जगह को आप कम ड्यूरेशन में कवर कर लेते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ये बढ़ेगी आपकी। लेकिन आप डेटा है वो आपको यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा यूज़र के एंगल से। हाँ, यूज़र्स, हाँ, क्योंकि चाइना में उतना उनको डेटा यूज़र में ही मिल पाता है। चाइना के अपने अलग एंगल है उसका, हम मिल जाते हैं। तो आपकी एफिशिएंसी अपने काम में कर रहे हैं, मान लीजिए हेल्थ पे काम कर रहे हैं, फार्मा पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, वो होगा। लेकिन अभी बात हो रही है इन्वेस्टर की। तो इन्वेस्टर के एंगल से वो अगर पैसे कमा रहे हैं और आप केवल डेटा यूज़र हैं, तो आपको यूएस की आईटी इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए। यूएस की टेक इंडस्ट्री, सॉरी, एक्सप्लोर करनी चाहिए। एआई की स्पेस एक्सप्लोर करनी चाहिए। उस प्रोसेस में चाइना भी बहुत काम कर रहा है। चाइना भी एक्सप्लोर करें, सावधानी से करें। यूरोप पर भी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जब फ्रांस की बात प्रेसिडेंट मैक्रोन की हो रही थी, यूरोप में भी काम शुरू हो गया है, और वो पीछे हैं थोड़ा, लेकिन शुरू कर दिया है। तो इन नटशेल टेक इंडस्ट्री यूएस की, चाइना की, यूरोप में शुरू हुआ है। इस पे ध्यान करें। ध्यान कैसे करें? दो रास्ते। एक तो म्यूचुअल फंड के रूट से करें। ओके, तो म्यूचुअल फंड ऑप्शंस देता है। तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन देता है। आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप नास्डैक 100 में इन्वेस्ट कर दें, जो म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहा हो। S&P 500 भी कर सकते हैं, वो पूरी तरह टेक नहीं है, बट तब भी काफ़ी पोर्शन तो उसका होता है। म्यूचुअल फंड चाइना सेंट्रिक फंड भी लॉन्च कर रहा है, म्यूचुअल फंड और कंट्री सेंट्रिक फंड भी लॉन्च कर रहा है। हाँ, बीच में इशू था, म्यूचुअल फंड पैसे ले नहीं पा रहा था, बिकॉज $7 बिलियन की एक लिमिट है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कभी लिमिट उनकी खाली हुई, कभी किसी ने थोड़ा बहुत रिडेम्पशन कर ली, तो वो 1 हफ्ते के लिए उन्होंने विंडो खोल दी। वो नज़र रखें, बट ज़रूर रखें नज़र, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका तो है नहीं इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका है गिफ्ट सिटी वाला, बट गिफ्ट सिटी अच्छा ऑप्शन है, यू मस्ट एक्सप्लोर। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक LRS का इशू रहता है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन, शायद 20% TCS के रूप में चला जाता है, फिर बाद में रिफंड मिलता है अगर टैक्स लायबिलिटी उतनी नहीं आ रही है। 1 इनहेरिटेंस टैक्स का इशू है अगर $60,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है। और चूंकि ये जो गिफ्ट सिटी के जरिए लेते हैं, ये AIF की कैटेगरी में लेते हैं, तो वहाँ पे वो अपना जो टैक्स निकलता है उस AIF एंटिटी का, उसके हिसाब से टैक्स पे कर देते हैं और आपको पेमेंट कर देते हैं। यू डोंट हैव टू पे द टैक्स, राइट। लेकिन मान लीजिए आप टैक्स की लिमिट में ही नहीं आते हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड पे आप गए और ग्रोथ फंड में लगाया, तो आपका बिना पैसा कटे आ गया, और फिर आप देख लीजिए आप किस टैक्स लिमिट में आते हैं। राइट। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आपको बड़ा पैसा लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड का रूट समझें, बात करें फंड मैनेजर से या अपनी AMC की टीम से। गिफ्ट सिटी वाले जो फंड लॉन्च हुए हैं, DSP का हुआ है, पराग पारिख ने कर दिया है, और भी हैं, एक बार थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए। तो क्या ये थोड़े पॉपुलर हैं, जैसे कि लोगों को रिटर्न्स देखने हों? अब कोई फॉर एग्जांपल कहे कि अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो टैक्स का हिट ले लेंगे, लेकिन पोस्ट टैक्स भी रिटर्न अच्छा आ रहे हैं,
तो क्या ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है? डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। जैसे अब आपको होता है कि आप एम्फी की साइट पे जाइए, नेवी निकाल लीजिए, हाँ हाँ हाँ, आप फला साइट पे जाइए और परफॉर्मेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे अभी काम हो रहा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का अवेलेबल होता है उस तरह से उस नहीं तरह से है। उतना ईजिली अवेलेबल नहीं है, अच्छा अच्छा, ओके। तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हम्म। लेकिन हाँ, अब आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड कोई ले ही नहीं रहा है। हाँ, वो कह रहा था मैं तो 5, जैसे अभी शायद एडिलिस 5,000 रुपये पर डे पर पैन लेता है। अब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको तो बहुत टाइम चाहिए। तो आपको फिर गिफ्ट सिटी भी समझना पड़ेगा, और समझिए जा करके। हाँ हाँ हाँ, तीसरा ऑप्शन, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं। आप कहते हैं मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ले लूँगा, डायरेक्ट टेस्ला ले लूँगा। तो उस केस में हाँ, और एक चीज़ जो मैं अभी बोल गया वो थोड़ा सा वो उसको करेक्ट कर लें। जब आप गिफ्ट सिटी की एंटिटी के थ्रू, फॉर एग्जांपल डीएसपी ने गिफ्ट सिटी का फंड लॉन्च किया हुआ है, उस केस में आप पे इनहेरिटेंस टैक्स नहीं आता है। इनहेरिटेंस टैक्स तभी आता है जब आप डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हैं और आप यूएस के रिकॉर्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं। राइट। अगर आप गिफ्ट सिटी के रूट से हैं तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं आएगा। वो थोड़ा करेक्शन है, मैंने कहा वो ठीक कर लें। तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आप गिफ्ट सिटी के थ्रू जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के रूट जा सकते हैं। लेकिन आपको उससे दूर नहीं रहना चाहिए, समझना चाहिए। ये मेरा व्यू है, मेरे अपने पोर्टफोलियो के लिए। आप अपना समझें, अपने एडवाइजर से बात करें। यस। एआई का असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर भी आएगा और बाकियों पर भी आएगा। आईटी इंडस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा आएगा, बाकियों पे कम आएगा। इसलिए थोड़ा सा इस ईयर को 2026 को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यस। कभी आपने नहीं देखा होगा जिस तरीके से ये एआई आ रहा है और जिस तरह से इंडियन आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि गोल्ड जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। गोल्ड का बढ़ना भी वही डर एक तरीके से है, थोड़ा यूएस का है, थोड़ा सा और भी जो चीज़ें हैं। यस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत संभलने की ज़रूरत है, और इसका मेन जो रीज़न है जो मैं समझ पा रहा हूँ वो एआई ही है एक तरीके से। तो क्या इंडिया में भी एआई पे कुछ काम हो रहा है कॉन्क्रीट? इंडिया में एआई पे काम हो रहा है। अभी हमने जो अभी एआई समिट के दौरान भी देखा है कि भाई सर्वम करके एक एलएलएम लॉन्च किया गया है। मैंने खुद अभी यूज़ नहीं किया या उसको समझा नहीं है अभी। तो काम तो हो रहा है। अभी डवोस में भी जब एक गेट टुगेदर में क्वेश्चन उठा था कि भाई इंडिया में एआई पे कितना काम हो रहा है, तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। काम हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और जब वो आएगा तो कितना स्केलेबल होता है वो समझना पड़ेगा। यस। तो इसलिए अभी जब तक कुछ आ नहीं जाए, उनके बाद नंबर नहीं आ जाए, यूज़र नहीं आ जाए, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। दूसरा काम हो रहा है डेटा सेंटर पे। तो जैसे गूगल आकर के वाइजैग में सेटअप कर रहा है, प्लस टैक्सेशन में क्लैरिटी कर दी ना, 20 साल के लिए जो लगा रहे हैं तो उसमें वो कर दी। राइट। तो वो काम हो रहा है। तो लेकिन अब वो चीज़ें आए, सेटअप हो, उसका कैसे क्या स्ट्रक्चर है। आप तो इन्वेस्टर के एंगल से सुन रहे हैं ना, तो अगर वो गूगल आके डेटा सेंटर यहाँ लगा रहा है तो उससे एज एन इन्वेस्टर आपको क्या एडवांटेज होना है? क्या गूगल की 100% उस पर ओनरशिप है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? गूगल को मिलेगा। राइट। तो उनके स्टॉक्स तो जैसे गूगल का पिछले साल 60% बढ़ा है, इस साल ही शायद 5-7% बढ़ चुका है। तो नाउ इट इज़ सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। एप्पल से शायद आगे निकल गई अल्फ़ाबेट। ओके। हाँ, नंबर 1 आई बिलीव टेस्ला, बीच में एनवीडिया हो गई थी। हाँ, तो इस समय गूगल का वैल्यूएशन बीच में लगा था, जेमिनाई काफ़ी पीछे रह गया है। हाँ, लेकिन उससे भी हाँ, और अभी उन्होंने एप्पल के साथ भी साइन कर लिया है, MOU टाइप का या एग्रीमेंट कर लिया है। तो एप्पल अपना AI नहीं क्रिएट कर पाया, नहीं कर रहे, तो वो गूगल प्रोवाइड करेगा। ओके। तो यस, गूगल ने इस समय काफ़ी लीड ली हुई है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ जैसे एआई की कंपनियों में क्या हो रहा है वो हमको सब नहीं पता है। तो आज लग रहा है ये जेमिनाई पीछे रह गया, 1 महीने बाद आगे आ गया, क्योंकि सब काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। हम भी काम कर रहे हैं, बट अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मैंने डेटा सेंटर की बात की, डेटा सेंटर आ रहा है, आएगा। अब उसको देखने के भी चश्मे अलग अलग हैं। आप ये देखते हैं कि भाई आएगा, इतने जॉब क्रिएट करेगा, एक एंगल है। उसका शेयर में कितना फ़ायदा होगा, तो
क्या वो गूगल का ही पूरा है या गूगल के साथ में XYZ इंडियन कंपनी का भी है? बीच में शायद अडानी की बात हो रही थी कि अडानी कुछ डेटा अडानी की बात सेंटर्स हो रही है। क्रिएट कर रहे थे। तो अभी अडानी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, ज़मीन पे आना, धरातल पे आना बाकी है, अनाउंसमेंट किया है बहुत बड़ा। इन सब पे नज़र रखें, लेकिन जो कॉन्क्रीट है उस पे इन्वेस्ट करें, और जो आने वाला है वो इंडियन हो किसी और कंट्री का हो उस पर भी नज़र रखें और अकॉर्डिंगली, बट रिलैक्स नहीं हो सकते 2026 में। इसलिए बहुत ध्यान रखें, इस चैनल को ज़रूर सुनते रहें, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब ज़्यादा करें, हम इस पे और डिटेल में लेके आएंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है 2026 में इस चैनल को भी सुनना और अकॉर्डिंगली अपने सलाहकार के साथ बैठ के डिसाइड करना। ये मेरा व्यू बनता है। ठीक है, ठीक है। तो आगे के एपिसोड्स में हम लोग और इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल। देखते रहिए। ओके, गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।